नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुज। शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हाजिर हूं देश भर की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको सारी अहम खबरें बता दूं। गुजराती न्यूज चैनल ने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उसकी फोन पर बातचीत हुई है। इंटरव्यू में दाऊद ने मुंबई धमाकों में हाथ होने से इनकार किया है। अब एजेंसीज आवाज की जांच करेंगी। व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच के मुद्दे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी में अब एक नई बगावत सामने आई है। पार्टी के पंजाब के सांसदों ने संजय सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। IBN7 से संजय सिंह ने कहा कि वो बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अब ललित मोदी के लिए पद्म सम्मान की सिफारिश करने का आरोप लगा है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर वसुंधरा राजे विवादों में आ गई हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दौसा सड़क हादसे के लिए हादसे में मारी गई बच्ची के पिता को जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस संवेदनहीन बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसके अलावा बिहार में होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। चुनाव से पहले पोस्टरों से पटना पट चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दाऊद के इंटरव्यू की। तो एक गुजराती टीवी चैनल निर्माण ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से बातचीत करने का दावा किया है। ये बातचीत फोन पर हुई है, जिसमें दूसरी ओर से आने वाली आवाज को दाऊद इब्राहिम की आवाज बताया जा रहा है। इस बातचीत में दाऊद ने दावा किया है कि उसने 24 साल बाद किसी पत्रकार को इंटरव्यू दिया है। IBN7 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि आप जो आवाज सुनने जा रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम की ही है। पत्रकार पद्मकांत त्रिवेदी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, पत्रकार महोदय, मैं बहुत इज्जत करता हूँ पत्रकार की। आप दाऊद इब्राहिम जी ही बोल रहे हो? यहाँ कोई शक? एक गुजराती चैनल का दावा है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की ही आवाज है। इस इंटरव्यू में दाऊद ने दावा किया है कि कुछ साल पहले वो भारत आने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने दावा किया है कि मुंबई धमाकों में उसका कुछ लेना देना नहीं है। अलकायदा से संबंध होने के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो केवल एक कारोबारी है और कौन आतंकी है या नहीं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी देखिए, ये सारी नौबत आती ही नहीं थी। अगर कुछ साल पहले अगर भारत करते हुए मेरी बात मान ली होती, हमारी कुछ सीट मलानी की बात हुई थी, आप उनसे अगर आप कॉन्टेक्ट कर पाए तो उनसे पूछिएगा कि मैं इंडिया आने के लिए रेडी था। दाऊद का इंटरव्यू करने वाले निर्माण न्यूज चैनल के संपादक पद्मकांत त्रिवेदी का दावा है कि उनकी जिस शख्स से बात हुई वो दाऊद ही था। मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए कि लास्ट में आपने कौन से पत्रकार को, किस पत्रकार को आपने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बोला 24 साल पहले इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था। और ये चैनल सारे, ये जो इंटरव्यू है सारे नेशनल चैनल्स पर चलने के बाद मोस्ट वांटेड आरोपी की केवल एक तस्वीर और महज कुछ रिकॉर्डिंग्स होने का दावा करने वाली खुफिया एजेंसीज हरकत में आ गई हैं। एजेंसीज अब ये पता लगाने में जुट गई हैं कि वाकई में इंटरव्यू में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो दाऊद की है या नहीं। एजेंसीज अब ऑडियो टेप की सत्यता साबित करने में जुट गई हैं और ये तय किया गया है कि वो गुजराती न्यूज़ चैनल को दिए गए दाऊद के इंटरव्यू की आवाज़ दाऊद की असली आवाज़ से मैच कराएंगी। क्या ये सच है कि IPL स्पॉट फिक्सिंग में आप भी थे? जी देखिए, मेरे नाम का अचरा पूरा दुनिया ने किया और हर कोई एक डॉन बनना चाहता है जी। और जो भी है, अगर मैं कबूलत करता हूँ या मैं मान लेता हूँ इस चीज को, इससे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, कम नहीं होती। गुजरात के लोकल चैनल पर दाऊद का इंटरव्यू जैसे ही राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित हुआ, देश की खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि क्या ये आवाज दाऊद की है, क्या ये नंबर पाकिस्तान के हैं, अगर हैं तो ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, कैसे दाऊद किसी लोकल चैनल से बात करने को राजी हो गया। ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने में खुफिया एजेंसियां जुट गई थी। तब तक राष्ट्रीय चैनलों में दाऊद के कथित इंटरव्यू ने हड़कंप मचा रखा था। दाऊद हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दे रहा था। दाऊद के हर राज जैसे जैसे खुल रहे थे, एजेंसियों के कान खड़े हो रहे थे। अमेरिका भी मानता है कि अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप से आपकी लिंक है। यूनाइटेड स्टेट ने 2003 में आपको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया है, तो अमेरिका भी ये आपसे अन्याय कर रहा है, ये आपका कहना है? जी, मैं सिर्फ बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करना जानता हूँ और इसके अलावा मुझे कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एजेंसियां ये पता लगाने में कामयाब रही कि दाऊद दरअसल VIP कॉल के जरिए बात कर रहा था। एजेंसियों को गुमराह करने के लिए वो लोकेशन पाकिस्तान बता रहा था, पर दाऊद बैठा कहीं और था। इतना ही नहीं, एजेंसियों के पास पड़े दाऊद के फोन रिकॉर्डिंग को इस ऑडियो टेप से मैच कराया गया है। आवाज मैच नहीं हो रही थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वॉइस मॉड्यूलर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जिससे एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। एक आतंकी के बाद बात एक आतंकी हमले की। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर
मुंबई पर बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स को अपना निशाना बना सकते हैं। 4 जुलाई से 2 अगस्त तक के बीच इस हमले की आशंका जताई गई है। ये भी कहा गया है कि ये हमला रिमोट कंट्रोल वाले ड्रोन या फिर कंट्रोल्ड एरियल मिसाइल से हो सकता है। ये भी कहा गया है कि आतंकी पैराग्लाइडर और रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने महानगर में पैराग्लाइडिंग और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। और बात व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। और करोड़ों दिल पर राज करने वाली बीते जमाने की हीरोइन और जिन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आज दौसा कांड पर अपनी चुप्पी एक ट्वीट के जरिए तोड़ी और हादसे के लिए उन्होंने जो हादसे में मारी गई बच्ची है सोनम, उसके पिता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और तो और खबर दिखाने पर मीडिया को भी जमकर कोसा। इसी बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि बच्ची की जान क्यों नहीं बचाई जा सकी। बता दें कि दौसा पुलिस ने अब तक जांच के बाद माना है कि हेमा मालिनी की कार, स्पीड और ड्राइवर की लापरवाही ही हादसे की वजह थी। मेरा दिल उस बच्ची के लिए रोता है जिसने बेवजह अपनी जिंदगी गंवा दी और उसके परिवार वालों को इस हादसे में चोटें आई। काश कि उसके पिता ट्रैफिक नियमों का पालन करते तो ये दुर्घटना टल सकती थी और उस बच्ची की जान बच सकती थी। सच कहा हेमा जी, सोनम की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर आप उसे इलाज के लिए अपने साथ जयपुर ले जाती, अगर आपका ड्राइवर बेइंतहा तेजी से गाड़ी नहीं चला रहा होता और अगर वहां मौजूद प्रशासन ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई होती। ये तमाम अगर मगर अब दौसा हादसे में मारी गई बच्ची को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हेमा मालिनी का ये बयान सोनम की मां और पिता के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। मेरे आगे एक गाड़ी और थी, मैं गलत था, अगला वाला थोड़ी गलत हो सकता है। मेरी स्पीड बिल्कुल 0 थी और बाईपास में हमको टर्न लेना ही लेना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। 0 स्पीड थी हमारी। जब हमने क्रॉस करा तब रोड बिल्कुल खाली था। हाफ पे में पहुंचा तब उनकी गाड़ी 10-15 सेकंड के अंदर आके हमसे टकराई है। गलती हमारी नहीं थी, उसकी थी, हेमा मालिनी की, ड्राइवर की गलती थी। इतनी स्पीड से कोई गाड़ी चलाते क्या? कोई नो हाईवे पर वो तो चली गई और मेरी बच्ची मेरे से दूर हो गई। इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची हुई थी। आप तुम आ नहीं सकते क्या अपनी बेटी बिना? परिवार को मलाल इस बात का है कि मदद या हालचाल पूछना तो दूर, हेमा गलत आरोप लगा रही हैं। दौसा पुलिस ने हेमा के आरोपों को खारिज किया है। वाकई जितनी दुखद घटना है उतना ही दुखद हेमा मालिनी का ये रिएक्शन भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो पार्टी में एक बार फिर फूट पड़ती नजर आ रही है। पंजाब से चुने गए पार्टी के 4 सांसदों में से 3 पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी अब खुलकर सामने भी आ गई है। फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने अनुशासन समिति को चिट्ठी लिखकर पंजाब प्रभारी संजय सिंह को जमकर कोसा है। ये दोनों नेता पंजाब से आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के निशाने पर हैं। इनकी शिकायत है कि पंजाब में संगठन में हो रही नियुक्तियों से पहले इनसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। संजय सिंह और सुच्चा सिंह से इनकी शिकायत है कि पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद इनकी अनदेखी की जा रही है। बता दें कि पार्टी ने पिछले दिनों पंजाब इकाई में कई अहम संगठनात्मक फेरबदल किए हैं। फतेहगढ़ साहिब से एएपी सांसद हरिंदर सिंह खालसा, फरीदकोट से एएपी सांसद साधु सिंह और पटियाला से एएपी सांसद धर्मवीर गांधी ने पार्टी में संजय सिंह पर मनमानी का आरोप लगाया है। अनदेखी की गई है। जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, 4 सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया, उनसे बात नहीं की गई। उधर संजय सिंह और सुच्चा सिंह ने सफाई दी है कि पिछले दिनों जो भी फैसले हुए वो पीएसी से पूछ कर लिए गए हैं और इस पर किसी को एतराज नहीं है। और ट्विटर पर अपने हमलों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही परेशान कर रहे ललित मोदी के बारे में अब एक नया खुलासा हुआ है। खबर यह है कि 2007 में वसुंधरा राजे सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी कि ललित मोदी को पद्म अवार्ड दिया जाए।
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मदद को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर नए विवाद में घिर गई हैं। साल 2007 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने पद्म अवार्ड की सिफारिश 28 जुलाई को खेल परिषद के लिए कराई थी। इस बारे में खेल परिषद ने 2 बार आरसीए को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। खुद सरकार ने तब तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी से आवेदन फॉर्म मंगवाया था। बता दें कि ललित मोदी के लिए बिजनेस और क्रिकेट को आधार बनाया गया था। क्रिकेट के अंदर अच्छा काम हो रहा था। राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम को इतना बढ़िया रेनोवेशन दिया गया, एकेडमी वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच हुए। ललित मोदी के नाम की पद्म सम्मान की सिफारिश के नए खुलासे ने विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनको देना चाहिए पद्म भूषण। अगर प्रस्ताव है वो सरकार का, आज वो सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ है, केंद्र में सत्तारूढ़ है, दोनों जगह सत्तारूढ़ है, तो उस प्रस्ताव को वापस उनको पुनर्निर्माण करना चाहिए। सलमान खान ने मुंबई पुलिस से शिकायत की है। अभिनेता सलमान खान ने शिकायत की है कि उनके नाम से व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जा रहा है जो पूरी तरह से फर्जी है। इस पोस्ट में एक चैनल की खबर को इस तरह से दिखाया जा रहा है जिसमें सलमान अपने मुस्लिम फैंस से अपील कर रहे हैं कि उनके बिना सलमान की फिल्म हिट नहीं हो सकती। और सलमान का ऐसा कहना है कि उन्होंने किसी चैनल को ऐसा बयान नहीं दिया है। हम सबको मालूम है उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान ईद पर रिलीज हो रही है। उसके ठीक पहले सलमान खान ने मुंबई पुलिस से शिकायत की है कि उनके नाम से जो एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है। कोई एक खबर दिखाई जा रही है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि सलमान अपने मुस्लिम फैन से अपील कर रहे हैं कि उनके बिना सलमान की फिल्म हिट नहीं हो सकती, जबकि सलमान ने ऐसी कोई अपील नहीं की है। और मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या हुआ अचानक ये शिकायत का मसला कहाँ से उठा? देखिए पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक न्यूज चैनल का एक वेब शॉट के साथ साथ सलमान खान का उसमें लिखा है कि उनकी जो फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है बजरंगी भाईजान, वो बिना मुस्लिम फैंस से रिलीज अच्छी चल सकती है। उसको लेकर सलमान खान काफी ज्यादा परेशान थे और उन्होंने आज मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में लिखित शिकायत दी है कि उनका जो व्हाट्सएप की पिक्चर घूम रही है वो एक मॉक पिक्चर है। किसी ने उस पिक्चर के साथ छेड़छाड़ कर सलमान खान की पिक्चर और जो कंटेंट है वो लिखकर उनको परेशान करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है उसको लेकर परेशान करने की कोशिश की गई है। इसके मद्देनजर रखते हुए सलमान खान अपने वकीलों के साथ आज मुंबई क्राइम ब्रांच में उन्होंने लिखित शिकायत की है और पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने की कोशिश कर रही है। और पुलिस का भी ये दावा है कि जो पिक्चर व्हाट्सएप में वायरल घूम रही है वो एक मॉक पिक्चर है। किसी आपत्तिजनक लोगों ने इस पिक्चर को छेड़छाड़ कर व्हाट्सएप में वायरल किया है। जी विवेक, लेकिन अगर अब इस तरह का मसला देखें, व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज एक बार चला जाता है, वो वायरल हो जाता है, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, पुलिस में शिकायत हो गई वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा? ये किस तरह के अपराध में आएगा? पुलिस जांच करेगी तो क्या करेगी? देखिए जो पूरा मामला है वो साइबर सेल के पुलिस स्टेशन में इसमें मामला दर्ज हो चुका है। ये जो पूरा जो कैटेगरी है वो साइबर सेल है और ये साइबर क्राइम है। अब इसमें साइबर क्राइम की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। सलमान खान ने खुद रिटर्न कंप्लेंट दी है, तो पुलिस का मानना है कि इस बात की जांच की जाएगी आखिरकार ये पिक्चर वायरल कैसे हुई और जो मॉब है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पिक्चर मॉब किसने की है, तो इसका ये जांच की जा रही है कि आखिर ये पिक्चर व्हाट्सएप में किस तरह वायरल हुई है। और पुलिस कोशिश कर रही है कि माना जा रहा है कि मुंबई के आसपास या मुंबई के बाहर ये पिक्चर मॉब की गई है, जिसकी तलाश जारी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो सलमान खान ने मुंबई पुलिस से शिकायत की है कि कोई जो मैसेज व्हाट्सएप पे चल रहा है वो पूरी तरह फर्जी है, उनकी मॉफ्ड पिक्चर उसमें इस्तेमाल की गई। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अब खबर पटना से, बिहार से और बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। एक दूसरे पर शब्दों के तीर चलाने के बाद अब पटना में नीतीश और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर पोस्टरबाजी हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की पटना से ये खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी दस्तक से पहले अब पटना की सड़कों पे होर्डिंग और पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जहां जेडीयू और नीतीश कुमार ने पहले पटना की सड़कों को नीतीश कुमार के पोस्टरों से पाट दिया था, वहीं अब मैदान में कूद गई है बीजेपी भी। और अब नीतीश कुमार के मुकाबले जगह जगह पे नरेंद्र मोदी के
पोस्टर भी देखे जा सकते हैं। और अगर आप इन दोनों पोस्टरों को कंपेयर करेंगे तो दोनों पोस्टरों में काफ़ी समानता है और ये एक तरह से बीजेपी का चुनावी आगाज है बिहार की धरती पे। ये आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। ये पोस्टर बिहार के लगभग सभी शहरों में, पटना के सभी बड़े इलाकों में लगा दिया गया था और जहां भी आप देखेंगे नीतीश कुमार का ये उंगली उठाए हुए मुस्कुराता चेहरा दिख रहा था। और जब काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा, उसके बाद बीजेपी ने अब नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर शहर के सभी बड़े चौक चौराहों पर लगाए हैं। और अब बात दिल्ली से सटे गुड़गांव की। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में लगभग 1 घंटा बारिश हुई और इस बारिश ने साइबर सिटी, हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से गुड़गांव के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और नाले उफान मारने लगे। सड़कों की जर्जर हालत और गड्ढों ने रही सही कसर पूरी कर दी। बारिश के बाद गुड़गांव में भारी ट्रैफिक जैम शुरू हुआ जो शाम होते होते और बढ़ गया और उसकी हालत बदतर हो गई। गुड़गांव के सोना रोड, राजीव चौक, इफ्को चौक, नेशनल हाईवे, उद्योग विहार, न्यू रेलवे रोड, बस स्टैंड, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, शंकर चौक और अतुल कटारिया चौक सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। बारिश का पानी सड़क पर जमा होने और गड्ढों की वजह से लगे जाम को खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी देख लीजिए अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात करते हैं गोरखपुर की, जहां मंगलवार को नशे में धुत दबंगों ने वाटर पार्क में जाकर जमकर उत्पात मचाया। दरअसल वाटर पार्क का पास ना देने पर गुस्साए दबंगों ने मैनेजर पर पिस्तौल तानकर उन्हें मारने की कोशिश की, जिसके बाद उस वाटर पार्क में सनसनी फैल गई। नशे में धुत होकर वाटर पार्क के मैनेजर पर पिस्टल तानकर धमका रहे इस शख्स का नाम है प्रवीण राय। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शख्स मैनेजर की जान लेने पर आमादा है। दरअसल महाशय के श्रीमती गोला थाना के चाड़ी गांव के प्रधान हैं, सो ये खुद को प्रधान से कम नहीं समझते हैं। मंगलवार देर शाम प्रवीण और उसके दोस्त कैंट थाना इलाके में मौजूद नीर निकुंज वाटर पार्क के मैनेजर शशिकांत के पास मांगने पहुंचे। पास देने की मैनेजर की असमर्थता इन्हें नागवार गुजरी और देखते ही देखते प्रवीण ने मैनेजर पर पिस्टल तान दी, जबकि दूसरे ने हंगामा सुनकर जुटे कर्मचारियों को केबिन से बाहर भगा दिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने हंगामा कर रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में सीओ कैंट और एसपी सिटी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उन्होंने सीधे गाली दिया और मेरे ऊपर रिवाल्वर अपना पिस्टल लगा करके बाकी सबको बाहर निकाल दिया। मेरे को धक्का मुक्की किए, मेरे ऊपर पिस्टल तान लिया, जान मारने की धमकी और सब